ब्रिटिश आयोग को, ब्रिटिश सरकार का पहला शिक्षा आयोग, उस शिक्षा आयोग जिसको हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं क्योंकि हंटर साहब उसके अध्यक्ष थे, तो हंटर साहब को उन्होंने एक लंबा ज्ञापन लिख के दिया। तो जैसे मैं लोगों को पूछता हूँ कि आपने मैकॉले के रिपोर्ट को पढ़ा, वैसे ये भी पूछता हूँ कि आपने महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो ज्ञापन लिखा, शुरू में मराठी में लिखा, फिर खुद ही उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और हंटर साहब को पेश किया, पढ़ के सुनाया, क्या वो आपने कभी पढ़ा है? तो जो लोग महात्मा ज्योतिराव फुले की पूजा भी करते हैं, उन्होंने भी कहते हैं उन्होंने नहीं पढ़ा, पूजा जरूर करते हैं, वो पढ़ाते हैं। तो ज्योतिराव फुले ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि आपकी ब्रिटिश सरकार जो राजस्व, पैसा राजस्व उगाती है हिंदुस्तान के मेहनतकश किसानों और मजदूरों से, खेतिहर मजदूरों से, और उससे ब्रिटिश सरकार का कोष का निर्माण होता है, धन इकट्ठा होता है, उसको जब शिक्षा पे खर्च करती है तो उसका फायदा केवल ऊंची जातियों के और ऊंचे वर्गों के लोगों तक ही सीमित हो जाता है। और उन्होंने कहा जब तक ये विडंबना रहेगी तब तक भारत की जनता शिक्षित नहीं हो पाएगी, और ये आज भी वही विडंबना है। मुख्यतः जो शिक्षा का लाभ है ऊंची जाति, ऊंचे वर्गों के लोगों को ही मिलता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो स्कूल आपने बनाए हैं उन स्कूलों में जो शिक्षक है वो सब ऊंची जातियों के, और इसलिए उनकी जो प्रमुख आदत है कि अपने हाथों से काम नहीं करना, उत्पादन नहीं करना। खुद ऊंची जाति के लोग उत्पादन नहीं करते, उत्पादन तो हमेशा दलितों ने किया, पिछड़ी जाति के लोगों ने किया, उनमें भी महिलाओं ने आगे बढ़ के किया, और मुस्लिम समाज के लोग जो पिछड़ी जातियों से, दलितों से निकले, उन्होंने किया, आदिवासियों ने किया। तो उन्होंने कहा उत्पादन करना, मेहनत करना तो इन ऊंची जाति के शिक्षकों की आदत में नहीं है। इसलिए अगर उनके पास कोई पिछड़े वर्ग के भी बच्चे आते हैं उनको भी वो गैर उत्पादक बना देते हैं, वो आलस करना सिखा देते हैं, केवल कुर्सी मेज पे बैठ के काम करना सिखा देते हैं। ऐसी शिक्षा देके आप भारत को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा, आखिरी बात भी बता रहा हूं। उन्होंने ये साथ में कहा, अक्सर महाराष्ट्र के हैं वो, तो महाराष्ट्र में बहुत भ्रम है कि महात्मा ज्योतिराव फुले तो केवल प्राथमिक शिक्षा का ही प्रचार प्रसार करने की बात करते थे। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि उन्होंने अपने उसी ज्ञापन में लिखा कि उच्च शिक्षा को तो आपने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रखा है, केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए इसको खड़ा किया है, और जिस देश में उच्च शिक्षा में आम जनता शामिल नहीं होगी वो देश कभी विकसित नहीं होगा। 1882 की बात बता रहा हूं। ये बात काश ज्योतिराव फुले जिंदा होते तो भारत के केवल प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्री सिब्बल को ही नहीं, पूरी संसद में खड़े होकर बताते, सभी राजनीतिक दलों को बताते। क्योंकि आज का सच क्या है? आज का सच यह है, 5 फरवरी 2012 का सच यह है कि मुश्किल से 18% बच्चे जो पहली क्लास में दाखिल होते हैं उनमें से केवल 18% बच्चे 12वीं पास करते हैं। यानी 82% बच्चे जो पहली क्लास में आते हैं वो 12वीं के पहले स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं अन्याय तरीकों से। अभी टाइम नहीं उसमें जाने का। शायद 1 अप्रैल को जब हम शिक्षा अधिकार कानून की दूसरी बरसी मनाएंगे, बरसी बोला मैंने, जन्मदिन नहीं बोला, बरसी मनाएंगे 1 अप्रैल को, तब इसकी बात और कर लेंगे। तो मैं केवल 18% लोग, ये सभी जाति वर्गों के सबके हैं, जिसको सामान्य वर्ग बोल दिया जाता है आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में। अगर आप ये पूछें कि कितने दलित 12वीं के पार जा पाते हैं तो वो प्रतिशत है 8%। यानी 100 दलित जो पहली क्लास में दाखिल होते हैं उनमें 92 दलितों को 12वीं के पहले स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, केवल 8 पार करते हैं। आज की बात बता रहा हूं। इसी तरह से केवल 6% आदिवासी 12वीं के पार होते हैं, 94% उसके पहले स्कूल छोड़ने को मजबूर होते हैं। पिछड़े वर्गों का आंकड़ा अलग से नहीं छपा और मुस्लिम बच्चों का भी अलग से नहीं छपा, लेकिन दोनों के बारे में ये बात आ चुकी है, खासकर सच्चर कमेटी के बाद, कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनकी हालत लगभग दलित और पिछड़े वर्ग के बीच की है। तो 8 नहीं तो 9% बच्चे पहुंचते होंगे 12वीं के पार। तो ये सारी उच्च शिक्षा जिसकी आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब जातियों को मिलाकर केवल 82% और केवल 18% के लिए है, और दलितों आदिवासियों में तो
92-92% का आंकड़ा है जो नहीं पाते और बाकियों के लिए है। इसलिए चलते चलते जिक्र कर दूं, ये सारा आरक्षण का सवाल भी कितना सीमित हो जाता है, क्योंकि क्या 12वीं के पहले कोई आरक्षण का लाभ मिलता है? चाहे कैरियर के लिए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की बात हो, मेडिकल की बात हो, या बीएससी बीए करने की बात हो, या एक शिक्षक बनने के लिए अध्यापक शिक्षण कॉलेज में बीएड कॉलेज में जाने की बात हो, या मैनेजमेंट पढ़ने की बात हो, जो इवेंट मैनेजमेंट सुनिए अभी आपने, मैं लौटूंगा लीड्स मेट यूनिवर्सिटी के ऊपर, इवेंट मैनेजमेंट की बात हो, कोई भी कोर्स करने की बात हो, क्या 12वीं के पहले कोई उसमें आरक्षण का सवाल उठेगा? सब 12वीं के बाद उठेगा, आप जानते हैं। यानी आरक्षण के बारे में जो उच्च वर्णों उच्च वर्गों की ओर से लगातार एक प्रोपेगेंडा चलता रहा है कि आरक्षण इतना खतरनाक है, देश की मेरिट कम कर रहा है, देश की गुणात्मकता कम कर रहा है, देश को पीछे ले जा रहा है, आदि आदि, जो इसके बारे में लगातार प्रचार होता रहता है, वो कोई उनसे पूछे, ये आरक्षण तो 60 साल में 8% से कम दलितों को, उससे ज्यादा को तो मिल ही नहीं सकता। ये तो आज की फिगर है, आज के आंकड़े हैं, इसके पहले और भी कम थे। मुश्किल से 8% दलितों को और मुश्किल से 6% आदिवासियों को ही मिल पाया है, इससे ज्यादा को मिल नहीं सकता इस हालत में। और एक भी राजनीतिक दल नहीं देश का जो इसकी लड़ाई लड़ता हो, जो दलितों के प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं और जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं, वो भी इस सवाल को नहीं उठाती। उनका सारा सवाल आरक्षण तो सीमित रहता है, यानी 8% दलित और 6% आदिवासियों के लिए, वैसे ही पिछड़े वर्ग और मुस्लिम लोगों के लिए। ये पृष्ठभूमि है। 1905 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया नया गठन हुआ था, कुछ साल पहले ही हुआ था, तो उन्होंने 1905 में एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में उन्होंने लिखा कि अब वो समय आ गया है कि भारत के लोग एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करें, और वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो भारत के सरोकारों को लेकर विकसित हो, देश के सरोकारों को लेकर आगे बढ़े, देश की आम जनता के लाभ के लिए ज्ञान पैदा करे और ज्ञान पहुंचाए विद्यार्थियों तक, और जिन विद्यार्थियों को तैयार करे वो देश के विकास के लिए काम कर सके। एक तरीके से आने वाली शिक्षा व्यवस्था जिसकी वो बात कर रहे थे, उसकी परिभाषा दे दी, उसका खाका खींच दिया। चूंकि ऐसा अगले आने वाले दशकों में, आजादी के बाद के दशकों में नहीं हुआ, आप जानते ही हैं, तो 2005 में 100 साल बीत चुके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस घोषणा को, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके एक छोटा सा आधे पेज का, इतना बड़ा चौड़ा खत मैंने तत्कालीन अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी सोनिया जी को लिखा। मैंने उनको याद दिलाया कि आपकी पार्टी ने 100 साल पहले ये पारित किया था, इस जंग का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव मैंने वहां पे लिख के दिया उनको, उन्होंने नहीं देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और कहा कि क्या आप हिम्मत करेंगी कि आपकी पार्टी 100 साल में उस दिशा में कितना बढ़ पाई है, इसका जायजा ले और देश की जनता को बताए कि 1905 का जो वायदा था, आजादी की लड़ाई का वायदा, उसका क्या हुआ। उसका जवाब आज तक नहीं आया, ना आएगा। और उस दिशा में जो काम हुआ ठीक उल्टी दिशा में हुआ, जिसकी हम बात करेंगे। जब संविधान सभा संविधान बनाने को बैठी 1946 के बाद, तो उसके रिपोर्ट लिखने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर बनाए गए। और उसकी एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, बहुत कुछ बताने को अभी समय नहीं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो प्रावधान लिखवाया जो कहता था कि 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 10 साल के भीतर, 15 साल नहीं, 10 साल के भीतर देनी जाएगी। संविधान बनाने की, यानी 1960 50 में बना संविधान। तो ये उनका प्रस्ताव था उनकी कमेटी का। तो एक मौलिक अधिकार यानी बुनियादी हक क्या होंगे हमारे संविधान में, उसको तय करने की अलग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो वो प्रस्ताव उनके पास पहुंचा ये तय करने को कि ये जो मौलिक हक की कमेटी है वो उसको मानती है नहीं मानती। तो वल्लभ भाई ने कमेटी के सब मेंबरों को संबोधित करके बोला कि देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल हमारे सामने आया है कि हमारा देश गरीब है और गरीब देश के पास इतना पैसा नहीं है कि हर चीज का मौलिक अधिकार दे दे, बुनियादी हक दे दे।
वे बहुत संभल कर सोच समझ के